हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में बुध के घर में विराजमान है, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, प्रभावशाली संतान होते हैं, पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। परंतु यह सिर्फ सूर्य का अकेले का फलादेश था, परंतु सूर्य पर केतु की दृष्टि भी है। हमें सिर्फ एक ही ग्रह के फलादेश से नहीं समझ में आएगी, हमें उस पर जो दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके साथ संबंध बना रहे हैं, उन सभी के साथ विश्लेषण करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर मैंने सूर्य के अकेले का फलादेश बता दिया। सूर्य बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, परंतु सूर्य यहाँ अंश बल में कमजोर है। देखिए 28 अंश के हैं। दूसरी बात कि सूर्य पर केतु की दृष्टि भी है। अब सूर्य 28 अंश के हैं, केतु 2 अंश के हैं, इनमें बहुत ज्यादा दूरी है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभाव नहीं होगा, प्रभाव होगा परंतु बहुत कम होगा। इसलिए यह न सोचे कि दूरी ज्यादा है तो हमें केतु के उपाय करने की जरूरत नहीं है। हमें यह समझना जरूरी है कि अंशात्मक दूरी होने के बाद भी प्रभाव होता है, परंतु अंशात्मक दूरी जितना ज्यादा होता है प्रभाव उतना कम होता है। इसलिए हमें उसका उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है और सूर्य का मंत्र जाप करना, प्रबल करना यह जरूरी है। दूसरी बात कि सूर्य और चंद्रमा मार्केस नहीं होते हैं। सूर्य और चंद्रमा मार्केस नहीं होते हैं, इसलिए सूर्य को बल देने से कोई परेशानी नहीं होती है। चंद्रमा इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है, और चंद्रमा यहाँ अष्टम भाव में विराजमान है, जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है। और यहाँ से चंद्रमा द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। दूसरी बात की जो चंद्रमा होते हैं वह चाहे कारक हो चाहे अकारक हो, उनका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। और मैं अपने वेबसाइट में चंद्रमा के बारे में विस्तार से बताया हूँ कि चंद्रमा के दोनों तरफ यदि शुभ ग्रह नहीं होते हैं तब भी अच्छा फल नहीं देते हैं, या चंद्रमा किसी ग्रह से पीड़ित हो जाते हैं तब भी कुंडली में अच्छे योग होने के बाद भी जीवन में उन्नति सही प्रकार से नहीं होती है। तो चंद्रमा यहाँ 27 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, और चलित कुंडली में केतु जो है वो चंद्रमा के साथ आ जा रहे हैं। तो यहाँ भी केतु और चंद्रमा का संयोग अष्टम भाव में बन जा रहा है, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी का योग बन जा रहा है। पहले मैंने चंद्रमा का अकेले का फलादेश बताया था, लेकिन जब केतु चलित कुंडली के अनुसार चंद्रमा के साथ आ जाएंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी होती है, जलघात की भी संभावना रहती है। तो हमें लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के अनुसार फलादेश देखना चाहिए। यदि लग्न कुंडली में कोई परेशानी है या चलित कुंडली में भी परेशानी का योग बन रहा है तो हमें उस परेशानी का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रह पीड़ित करते हैं उनका उपाय करने में कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है, सामान्य तरीके से आप उसका उपाय किया जा सकता है। मंगल जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, भाई बहन के स्वामी है, और 10वें भाव के पिता राज एवं रोजगार के स्वामी है। और मंगल एकादश भाव में गुरु के घर में विराजमान है, तो यह बहुत अच्छा योग है। यहाँ विराजमान होने के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, पिता राज एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं द्वितीय भाव में, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, और कुछ कठिनाइयों के साथ संतान के सुख में भी वृद्धि होती है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। कोई भी ग्रह नीच राशि में विराजमान होता है तो उसके फल में कमी होती है, लेकिन किसी भी ग्रह की उच्च और नीच दृष्टि नहीं होती है। कोई भी, जैसे मंगल या नीच राशि में विराजमान हो जाएंगे तो परेशानी होगी, लेकिन अपने नीच राशि में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ परेशानी नहीं होगी। इन बात को भी समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं कि नीच दृष्टि से देख रहा है, ग्रहों की नीच और उच्च दृष्टि नहीं होती है, ग्रह अपने नीच राशि में देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मंगल दृष्टि डालेंगे तो षष्ठ भाव में अच्छा ही फल देंगे। तो इस बात को समझना जरूरी है। तो यहाँ मैंने सिर्फ आपको मंगल का अकेले का फलादेश बता दिया कि मंगल तो बहुत अच्छा लाभ दे रहा है, परंतु मंगल पर राहु की दृष्टि भी है। यहाँ भी वही बात है, राहु 2 अंश के हैं, मंगल 23 अंश के हैं, अंशात्मक दूरी ज्यादा है, लेकिन कुछ न कुछ तो प्रभाव रहेगा, जिसके कारण मंगल किसके स्वामी है? पिता राज रोजगार भाई बहन के स्वामी है, और आमदनी के क्षेत्र में राहु से पीड़ित हो रहे हैं, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार आमदनी भाई बहन के सुख में कुछ परेशानी होगी। तो यहाँ पे राहु से संबंधित दान उपाय करना चाहिए और
मंगल से संबंधित मंत्र जाप करना चाहिए। हालांकि मंगल वक्री है, यानी कि बहुत ज्यादा मजबूत है। बुध जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, मतलब आयु के स्वामी है और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है। और बुध षष्ठ भाव में चले गए, रोग एवं शत्रु के घर में, देखिए यहाँ चले गए। और यहाँ जाने के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, विद्या बुद्धि के माध्यम से आप शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं और नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, आयु में वृद्धि होती है। परंतु विद्या बुद्धि संतान के सुख में कुछ कमी एवं परेशानी होती है। यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता एवं सहयोग प्राप्त होता है, जीवन में उन्नति होती है। लेकिन यहाँ जो बुध है चलित कुंडली में स्व राशि में आ जा रहे हैं, तो यह बहुत अच्छा योग हो जा रहा है। चलित कुंडली के अनुसार विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त हो रहा है और आमदनी का भी अच्छा योग बन रहा है। तो अब हमें क्या करेंगे कि जब भी आपके जीवन में अभी तक बुध की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा और ग्रहों के साथ आई होगी, तो उस समय यदि देखेंगे कि बुध का फल अच्छा नहीं मिल रहा है, तो हमें इसको और भी ज्यादा प्रबल करने की जरूरत है। अन्यथा हमें बुध का मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु जो है इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है, धन भाव के स्वामी है। कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु जो है धन के लिए सबसे मुख्य और श्रेष्ठ ग्रह होते हैं और गुरु जो है लग्न में विराजमान है शनि के घर में, तो जिसके कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होती है। कोई बहुत भयंकर बीमारी का ऐसा योग नहीं बनता है, सामान्य कुछ कठिनाइयों के साथ स्वास्थ्य में परेशानी होती है, परंतु सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, समाज में मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। आमदनी बहुत अच्छी होती है, धन का संग्रह होता है, कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। नौवां भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति होती है, ऐसे लोग धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। और यहाँ बुध 29 अंश के हैं और वक्री हैं, तो जिसके कारण हमें गुरु का मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए कि जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शुक्र से संबंधित चर्चा करते हैं। शुक्र जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और माता भूमि भवन के स्वामी हैं। और कुंभ लग्न की कुंडली में जो शुक्र होते हैं राजयोग कारक ग्रह होते हैं, इनका बहुत ज्यादा महत्व होता है। लेकिन शुक्र जो है यहाँ पे सूर्य के घर में सप्तम भाव में विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, भाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होते हैं, या यह भी कह सकते हैं विवाह के बाद भाग्य की उन्नति होती है, माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो यहाँ सूर्य जो है चलित कुंडली के अनुसार शुक्र षष्ठ भाव में आ जा रहे हैं। देखिए यहाँ माइनस है, तो षष्ठ भाव में शुक्र निष्फल हो जाते हैं। भाई देखिए लग्न कुंडली में तो सूर्य के घर में है, तो जिसके कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने में कुछ कमी होती है। और चलित कुंडली में शुक्र कहाँ आ जा रहे हैं? षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में शुक्र को निष्फल माना जाता है, इसलिए शुक्र को प्रबल करना आवश्यक है, जिससे कि हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि जो है इस कुंडली में तो लग्नेश है, द्वादश भाव के स्वामी है, नहीं बाहरी स्थानों के स्वामी है, खर्च के स्वामी है, और लग्नेश तो मुख्य होते हैं कुंडली में। लेकिन शनि जो है यहाँ मंगल के घर में दसम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान में भी प्रतिष्ठा होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता एवं उन्नति प्राप्त होती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन सप्तम भाव में सूर्य के घर में दृष्टि डालने के कारण वैवाहिक जीवन के सुख में, पति के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, या कुछ मतभेद भी होता है। तो एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों देते हैं। ग्रह किस राशि में विराजमान है, किस राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, किस ग्रह पे दृष्टि डाल रहे हैं, उसके अनुसार लाभ और हानि का निर्णय होता है। तो एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों ही देते हैं। अब चलित कुंडली के अनुसार शनि कहाँ चले गए? नवम भाव में आ गए। तो नवम भाव में शनि अपने उच्च राशि में आ गए, तो जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। परंतु यहाँ से भी अगर शनि अगर चलित कुंडली में यहाँ आ गए, तो यहाँ से मंगल पर दृष्टि डालेंगे, तो जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में कुछ परेशानी होगी। तो इस प्रकार से जो शनि का उपाय आपको बताया गया वही उपाय करना है। यहाँ शनि का रत्न धारण नहीं करना है।
शनि का मंत्र जाप करना है, इससे संबंधित दान उपाय भी करना है। और किसी भी ग्रह का दान उपाय करने से ग्रह कमजोर नहीं होता है, पहले ये बात आप समझ लें। ऐसा नहीं कि कोई आपको बोल दे कि लग्नेश का दान क्यों कर दिया, भाग्येश का क्यों कर दिया। किसी भी ग्रह का दान करने से कोई भी ग्रह बिल्कुल भी कमजोर नहीं होता है, उसके परेशानी में कमी आती है, या वह ग्रह अगर किसी प्रकार की परेशानी का योग बना रहे हैं उसमें कमी आती है और श्रेष्ठ लाभ प्रदान करते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ग्रह परेशानी का योग नहीं बना रहे तब भी उनका दान उपाय किया जाए। अगर कोई ग्रह कारक भी है और परेशानी कर रहे हैं तो हमें उसका दान उपाय करने से उससे लाभ ही होता है। राहु जो है इस कुंडली में तृतीय भाव में विराजमान है, जिसके कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होती है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मतभेद होता है। और नवम भाव में दृष्टि के कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है। लेकिन अब यहाँ मंगल पर दृष्टि डालने के कारण पिता, राज्य, रोजगार और आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानी होती है। लेकिन राहु 2 अंश के हैं और मंगल 23 अंश के हैं, इसलिए इसका प्रभाव बहुत कम होगा। दूसरी बात कि राहु जो है चलित कुंडली में द्वितीय भाव में आ जा रहे हैं, तो द्वितीय भाव में जब राहु आ जाएंगे तो फिर मंगल को पीड़ित नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ आएंगे तो फिर दूसरा समस्या क्या होगा, धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी हो जाएगी। यहाँ फिर दृष्टि डालेंगे तो पेट में परेशानी हो सकती है। यहाँ चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी हो सकती है। तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। राहु का रत्न धारण नहीं करना है, मंत्र जाप नहीं करना है। उपाय करते समय 5-7 बार मंत्र करना है, वह अलग बात है। केतु जो है इस कुंडली में 9वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में भी थोड़ी उग्रता होती है और चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। और यहाँ से जब दृष्टि डालेंगे तृतीय भाव में तो पराक्रम में तो वृद्धि होती है परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होती है। और पंचम भाव में सूर्य पर दृष्टि के कारण विद्या, बुद्धि, संतान, पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। परंतु यहाँ भी वही बात है कि ये 2 अंश के हैं, 28 अंश के हैं, तो इसका प्रभाव कुछ कम रहेगा। और चलित कुंडली में जो केतु है यहाँ चंद्रमा के साथ आ जा रहे हैं, तो जब चंद्रमा को पीड़ित करेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होगी, मानसिक परेशानी होगी। तो इसलिए केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। तो आपको जो कुंडली में उपाय बताए गए हैं वही करना है, अपने मन से किसी भी ग्रह का रत्न धारण नहीं करना है। और आपको कुंडली में संपूर्ण फलादेश लिखकर बताए गए हैं, यहाँ आपको समझाने के लिए वीडियो बना दिया गया। नहीं समझ में आता है तो फोन करके चर्चा करें। यदि आपको नहीं समझ में आता है या किसी भी फलादेश में कंफ्यूजन है तो आप फोन करके विस्तार से चर्चा करें, आपको और भी समझाया जाएगा। हरिओम तत्सत।